हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। चलिए फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस कर लेते हैं 20 नवंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पंकज सर हेल्थ इशू के कारण कुछ दिन करंट अफेयर नहीं ले पाएंगे, इसलिए करंट अफेयर के सेशंस मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट रोज अवेलेबल कराई जाती है। साथ ही यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर का क्विज भी देखने को मिलता है, जिससे आप डेली करंट अफेयर्स रिवाइज भी कर सकते हैं। तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर ये चीज़ चेकआउट करें। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको रोज़ पीडीएफ और क्विज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जाते हैं, उनको भी एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2026 में भारत के लिए सर्वोत्तम रैंक किस संस्थान ने प्राप्त की है? विच इंस्टीट्यूट secured द बेस्ट रैंक फॉर इंडिया इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2026? भारत की ओर से सबसे अच्छी रैंक आई है आईआईटी दिल्ली की। इसकी ओवरऑल रैंक रही है 205। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, आईआईटी दिल्ली। क्वाकर एली सीमेंट्स ने अपना क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 जारी किया है। इस इंडेक्स में यूनिवर्सिटीज़ के इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस इम्पैक्ट को मेजर किया जाता है। सबसे अच्छी रैंक इंडिया की ओर से आईआईटी दिल्ली की रही 205, मगर इंडिया की ओर से कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 200 में नहीं आई है। 2025 में आईआईटी दिल्ली की रैंक 171 थी, जो अब गिरकर 205 हो गई है। इसके अलावा जो प्रमुख यूनिवर्सिटी यहाँ पर रैंकिंग में देखने को मिलती हैं इंडिया की ओर से, वो हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ग्लोबल टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो पहले पायदान पर रही स्वीडन की ल्यून यूनिवर्सिटी, कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोर्नेडो और तीसरे पायदान पर रही यूके की यूसीएल यूनिवर्सिटी। आइए समझते हैं कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल रैंकिंग क्या है। ये एक इंटरनेशनल इंडेक्स है। इसमें दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ को 3 पिलर पर रैंक किया जाता है: इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस इम्पैक्ट पर। इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस इम्पैक्ट पर इन्हें मेजर किया जाता है। इसकी शुरुआत 2022 में की गई थी और इसको पब्लिश किया जाता है क्वेकर एली सीमेंट्स द्वारा। आइए एक एक करके इन तीनों पिलर को समझ लेते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के अंदर यूनिवर्सिटी में एनवायरनमेंट कैसा है, कितना कार्बन एमिशन है, ये चीज़ देखी जाती है। सोशल इम्पैक्ट में स्टूडेंट पर यूनिवर्सिटी का क्या सोशल इम्पैक्ट है, वहाँ पर कितनी इक्विटी और डाइवर्सिटी है, इस चीज़ को देखा जाता है। गवर्नेंस इम्पैक्ट की बात करें तो यूनिवर्सिटी में लीडरशिप कितनी बेहतर है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है और मैनेजमेंट कितना बेहतर है, इन चीज़ों को मेजर किया जाता है। ये रैंकिंग निकालता है क्वेकर एली सीमेंट्स, जो कि एक ब्रिटिश संस्थान है। ये हायर एजुकेशन और एजुकेशन सेक्टर को लेकर एनालिसिस करता है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और इसका गठन 1990 में हुआ था। तो यहाँ पर हमने बात करी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 के बारे में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या घोषित किया गया है? व्हाट इज द कैम्ब्रिज डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2025? तो यहाँ पर पैरा सोशल वर्ड जो है वर्ड ऑफ द ईयर बन गया है 2025 का। राइट आंसर हो जाएगा बी, पैरा सोशल। 2024 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने मैनिफेस्ट को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। यहाँ पर इस साल का वर्ड है पैरा सोशल। आइए इसका मतलब समझ लेते हैं। पैरासोशल वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा वन साइडेड रिलेशन, यानी कि एक तरफा रिलेशन, जिसमें देखने या पढ़ने वाला इंसान किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या फिर फिक्शनल कैरेक्टर से अपनापन महसूस करता है, मगर वास्तव में वो उस व्यक्ति को पर्सनली कभी नहीं जानता। ऐसे रिलेशन को बोला जाता है पैरासोशल। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति या फैन यूट्यूब पर किसी के वीडियोस हर रोज़ देखता है तो वो उससे कनेक्टेड फील करता है। वो फैन उसे अपना दोस्त मानने लगता है और ऐसे ही रिलेशंस को क्या बोला जाता है? पैरा सोशल बोला जाता है। जिस तरह से समाज में सोशल मीडिया का ट्रेंड बढ़ रहा है, इसी वजह से यहाँ पर पैरा सोशल वर्ड एक बज़वर्ड बन गया है 2025 में। आइए देखते हैं दूसरे वर्ड ऑफ द ईयर जो दूसरी डिक्शनरीज ने जारी किए हैं। डिक्शनरी.com ने वर्ड ऑफ द ईयर 6-7 को घोषित किया है। 6-7 बेसिकली एक स्लैंग वर्ड है जिसका मीनिंग होता है जस्ट ओके या फिर इनडिफरेंस, अनसर्टेनिटी। कॉलिंस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को 2025 में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। वाइब कोडिंग बेसिकली इस बात को डिस्क्राइब करता है कि आजकल जिस तरह से हम नेचुरल लैंग्वेज में, यानी कि आम भाषा में एआई से बात करके कंप्यूटर कोड जनरेट करवा सकते हैं, उस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? वाइब कोडिंग बोला जाता है। यही है कॉलिंस डिक्शनरी का 2025 में वर्ड ऑफ द ईयर। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रेजी जी के ट्रिक ने भी अप स्किल विद एआई कोर्स लॉन्च किया है, जहाँ पर हम डिफरेंट एआई टूल्स को यूज़ करना सिखाते हैं और किस तरह से आप एआई के थ्रू कोडिंग कर सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर पढ़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर देखने को मिलती हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हु लॉन्च्ड द नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0? यहाँ पर भारत के हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 को लॉन्च किया। राइट आंसर डी, हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा। इस एक्शन प्लान को वर्ल्ड एएमआर अवेयरनेस वीक के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है, जिसे 18 से लेकर 24 नवंबर तक मनाया जाएगा। आइए समझते हैं आखिरकार ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 है क्या। ये भारत का एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए अपडेटेड एक्शन प्लान है। इसे 2025 से लेकर 2029 तक के लिए लाया गया है। इसने नेशनल एक्शन प्लान और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 17-21 को रिप्लेस किया है। इसका उद्देश्य है भारत में बढ़ते एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकना। यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वर्ड आ रहा है, आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जब कोई बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगई या पैरासाइट किसी भी एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन से ख़त्म नहीं होता, तो हम उसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर हम जो भी दवाई लेते हैं उस बैक्टीरिया के खिलाफ, वायरस के खिलाफ, फंगई या पैरासाइट के खिलाफ, वो दवाई उस पर असर नहीं करती, यानी कि वो दवाई अब कारगर नहीं है उस बैक्टीरिया, वायरस, फंगई या पैरासाइट से लड़ने में। इस कंडीशन को ही कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इस कंडीशन में कोई भी दवाई काम नहीं करती है। ARM एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एक लंबे समय तक सेम दवाई लेने पर वायरस या बैक्टीरिया उस दवाई के खिलाफ लड़ना सीख जाता है। इस कारण से हमें और ज़्यादा पावरफुल दवाई बनानी पड़ती है और नई दवाइयाँ हमको मार्केट में देखने को मिलती हैं। तो ये तो बात हुई एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। आइए देखते हैं अब जो नया एक्शन प्लान आया है इसके क्या क्या फीचर्स हैं। इसमें ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, फूड सेफ्टी और एनवायरनमेंट हेल्थ पर एक साथ फोकस किया जाएगा। इसे ही वन हेल्थ फ्रेमवर्क कहा जा रहा है। AMR से लड़ने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। AMR को रोकने के लिए 20 से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज को खुद के एक्शन प्लान और बजट बनाने की परमिशन भी दी जाएगी। इसके तहत AMR लैब्स बनाई जाएंगी जिससे AMR की डिसीज़ को ट्रैक किया जाएगा। इसके तहत बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक मेडिसिन की सेल पर रोक लगाई जाएगी। लोगों में AMR को लेकर अवेयरनेस बढ़ाया जाएगा और इसके लिए कई कैंपेन्स भी लाए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बात करी नेशनल एक्शन प्लान एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज का ऑफर ऑफ द डे। आज के ऑफर ऑफ द डे में आपको मिलेगा कंप्लीट हिस्ट्री फाउंडेशन बैच। इस बैच के अंदर आपको इंडियन हिस्ट्री के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस भी मिलती हैं। इस बैच के अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, PDF नोट्स मिलते हैं और टेस्ट मिलते हैं। इस बैच की खास बात यह है कि इस बैच के अंदर आपको लाइव अपडेटेड कंटेंट भी मिलता है हर साल, जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से अपडेट किया जाता है। इस बैच से आप UPSC, PSC या फिर वनडे एग्जाम की कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। इस कोर्स को आप ऑफर ऑफ द डे में स्पेशल प्राइस 199 में ले सकते हैं। तो इस कोर्स को एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, इंडियन इंटरनेशनल स्पेस कॉन्क्लेव 2025 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल स्पेस कॉन्क्लेव 2025? 2025 में इसकी थीम है एक्सपेंडिंग होराइजन्स, इनोवेशन, इंक्लूजन एंड रेजिलियंस इन द न्यू स्पेस एज। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। इंडिया इंटरनेशनल स्पेस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 18 से 19 नवंबर को न्यू दिल्ली में किया गया है। ये कॉन्क्लेव इंडिया स्पेस एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इसका उद्देश्य भारत के स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इंडस्ट्री के रोल के बारे में चर्चा करना है। इसमें कई सारी इंडियन और इंटरनेशनल स्पेस सेक्टर की कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया। इस कॉन्क्लेव में मीटिंग्स, एग्जीबिशंस और स्पीच सेशंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव की थीम एक्सपेंडिंग होराइजन्स, इनोवेशन, इंक्लूजन एंड रेजिलियंस इन द न्यू स्पेस एज है। इस पॉइंट को नोट करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन की बात करें तो ये इंडियन स्पेस और सैटेलाइट बनाने वाली कंपनियों का एक एसोसिएशन है। ये इंडिया के स्पेस मार्केट को स्टार्टअप्स और प्राइवेट सेक्टर से जोड़ने का काम करता है। इसका उद्देश्य है इंडिया के स्पेस इंडस्ट्रीज के लिए सपोर्ट और एडवाइस देना। इसका गठन 11 अक्टूबर 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और फिलहाल इसके चेयरमैन हैं जयंत पाटिल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वीं बिहार विधानसभा के लीडर ऑफ द हाउस के पद की शपथ कौन लेगा? हु विल टेक ओथ एज द लीडर ऑफ द हाउस इन द 18th बिहार असेंबली? तो यहाँ पर राइट आंसर है बी, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को एनडीए का लीडर घोषित कर दिया गया है और अब वो रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ लेंगे। इसी के साथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को बिहार का डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन 20 नवंबर को किया जाएगा। हाल ही में बिहार में इलेक्शन हुए थे, आइए उनके रिजल्ट्स को देख लेते हैं।
एनडीए ने बिहार इलेक्शन में 202 सीटों को जीता है। सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर बीजेपी रही जिसने 89 सीट जीती। जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है उसने 85 सीट जीती हैं। आरजेडी ने यहाँ पर 25 सीटें जीती हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है उसने 19 सीटें जीती हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 6 सीट जीती हैं और AIMIM ने 5 सीटें जीती हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 5 सीटें मिली हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें मिली हैं। कम्युनिस्ट पार्टी MLL को 2 सीटें मिली हैं। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को 1 सीट मिली है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट को 1 सीट मिली है और बहुजन समाज पार्टी को भी 1 सीट मिली है। बिहार की जो विधानसभा है वहाँ पर कुल मिलाकर 243 सीटें हैं और यहाँ पर मेजोरिटी के लिए 122 सीट्स चाहिए होती हैं। आइए बात करते हैं नीतीश कुमार की। तो नीतीश कुमार फ्रेंड्स बिहार के 22वें चीफ मिनिस्टर हैं। अब तक 10 बार बिहार के CM की वो शपथ ले चुके हैं। बिहार के वो लॉन्गेस्ट सर्विंग CM भी हैं। इससे पहले वो केंद्र सरकार में कृषि मंत्री और रेल मंत्री रह चुके हैं। तो बिहार में अब जो 18वीं लोकसभा का गठन होगा उसमें लीडर ऑफ द हाउस रहेंगे नीतीश कुमार और वो रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के CM के रूप में शपथ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026? इसमें इंडिया की रैंक इस साल रही है 23। राइट आंसर डी 23rd। COP30 समिट में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 को जारी किया गया। इस इंडेक्स को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इस इंडेक्स में देशों को उनके क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के परफॉर्मेंस के बेसिस पर रैंक किया जाता है। इस इंडेक्स में 63 देश और यूरोपियन यूनियन को रैंक किया जाता है। इस इंडेक्स में किसी भी देश को टॉप 3 रैंक नहीं दी जाती है क्योंकि कोई भी देश क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए टॉप रैंक में आने जितना काम नहीं कर रहा है। इंडिया की बात करें तो 2026 में इंडिया की रैंक है 23 और इंडिया का स्कोर रहा 61.31। 2025 में इंडिया की रैंक 10th थी यानी कि इस बार इंडिया की रैंक में गिरावट हुई है और अब वो 23rd पोजीशन पर पहुंच गया है। जैसा कि हमने डिस्कस किया टॉप 3 पर कोई भी कंट्री नहीं होती है। 4th रैंक यहाँ पर डेनमार्क को मिली है, 5th यहाँ पर UK को, 6th मोरक्को और 7th चिली को। लोएस्ट रैंक कंट्री की बात करें तो 65 पर है USA, 66 पर ईरान और 67 पर सऊदी अरेबिया। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स एक इंटरनेशनल इंडेक्स है। इसे हर साल पब्लिश किया जाता है। इसका उद्देश्य है दुनिया के देशों को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के बेसिस पर रैंक करना। इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। इसको पब्लिश किया जाता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा। इस इंडेक्स में बेसिकली 4 इंडिकेटर्स पर देशों को रैंक किया जाता है। ये इसकी मेथोडोलॉजी है। आइए देखते हैं उन 4 इंडिकेटर्स को। पहला इंडिकेटर है ग्रीन हाउस गैस इमिशन, किसी भी देश में कितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन किया जा रहा है। दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी, किसी भी देश ने कितना % रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम किया है। तीसरा है एनर्जी यूज़, देश का एनर्जी यूज़ कितना है और देश उस ऊर्जा को कितने एफिशिएंटली यूज़ करता है। और फोर्थ है यहाँ पर क्लाइमेट पॉलिसी, देश की क्लाइमेट चेंज से लड़ने और उसे रोकने के लिए क्या पॉलिसी है। तो इस तरह से नापा जाता है किसी भी कंट्री के परफॉर्मेंस को। यहाँ पर हमने डिस्कस किया क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है भारत में पहली बार वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर विल द वर्ल्ड टेनिस लीग बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? पहली बार भारत में इसका आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। राइट आंसर ए बेंगलुरु। इसका आयोजन हमको 17 से 20 दिसंबर तक देखने को मिलेगा। ये इस कंपटीशन का 4th एडिशन है। इससे पहले सभी एडिशंस हमको UAE में देखने को मिले थे। ये पहली बार है जब इसका आयोजन UAE के बाहर किया जा रहा है। वर्ल्ड टेनिस लीग एक प्राइवेट कंपटीशन है जिसे महेश भूपति ने हेमाली शर्मा के साथ मिलकर शुरू किया है। वर्ल्ड टेनिस लीग की बात करें तो ये एक मिक्स्ड जेंडर टीम का टेनिस टूर्नामेंट है। इसे हर साल आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 2022 में की गई थी। इसके संस्थापक महेश भूपति और हेमाली शर्मा है। इसका ऑर्गेनाइज किया जाता है आइकॉनिक स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स लिमिटेड द्वारा। महेश भूपति भारत के फेमस डबल्स टेनिस खिलाड़ी हैं। ये तमिलनाडु से आते हैं। ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले वो पहले भारतीय हैं। मिक्स डबल्स में कैरियर ग्रैंड स्लैम पाने वाले वो दुनिया के केवल 8वें खिलाड़ी हैं। इनको 2001 में पद्मश्री भी दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8th क्वेश्चन। मोदीज मिशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मोदीज मिशन? ये किताब लिखी गई है ब्रिजेश देसाई द्वारा। राइट आंसर बी ब्रिजेश देसाई। इस किताब में उन्होंने PM मोदी की पूरी जर्नी के बारे में बताया है। इस किताब में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बचपन से लेकर PM बनने तक की स्टोरी को बताया है। ब्रिजेश देसाई गुजरात से संबंधित हैं। ये एक लॉयर और फॉर्मर जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार रह चुके हैं। इसके अलावा इनके द्वारा लिखी किताबों पर नज़र डाल लेते हैं। इन्होंने द बावाजी किताब लिखी है,
टावर्स ऑफ साइलेंस किताब लिखी है और मर्डर एट द रेस कोर्स किताब इनके द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9th क्वेश्चन। वर्ल्ड फिलोसफी डे हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ द वर्ल्ड फिलोसफी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसको हर साल मनाया जाता है नवंबर के तीसरे थर्सडे पर। राइट आंसर हो जाएगा सी, थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर। हर साल वर्ल्ड फिलोसफी डे नवंबर माह के तीसरे थर्सडे को मनाया जाता है। 2025 में इसे 20 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिवस का उद्देश्य होता है दुनिया में फिलॉसफी के बारे में चर्चा करना और उसे बढ़ावा देना। इस दिवस की संस्थापना यूनेस्को द्वारा 2002 में की गई थी। आइए कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जो कि नवंबर में हमको देखने को मिलते हैं। 15 नवंबर को झारखंड फाउंडेशन दिवस और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस बनाया गया और इसी दिन नेशनल प्रेस डे भी होता है। 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, 18 नवंबर को नेचुरोपैथी डे, 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे मनाया गया, 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 10th क्वेश्चन। पादी कौशिक रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना मामला किससे संबंधित है? द केस पादी कौशिक रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना इज रिलेटेड टू व्हाट इशू? तो ये केस संबंधित है एंटी डिफेक्शन लॉ से। राइट आंसर हो जाएगा बी, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये केस हमको तेलंगाना में देखने को मिलता है और इस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर चर्चा हुई। 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना असेंबली के स्पीकर को 10 एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर 1 वीक के अंदर फैसला लेने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि यदि स्पीकर इस 1 वीक में फैसला नहीं देते हैं तो उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। आइए समझते हैं इस केस के बारे में। दिसंबर 2023 में तेलंगाना असेंबली में इलेक्शन हुए। इस इलेक्शन में कांग्रेस पावर में आती है और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस पार्टी अपोजिशन बनती है। इलेक्शन के बाद बीआरएस के कुछ एमएलएज ने अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। बीआरएस ने स्पीकर को इन एमएलएज को एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई करने के लिए कहा। स्पीकर ने कई महीनों तक कोई एक्शन नहीं लिया जिसके बाद बीआरएस कोर्ट में चली गई। तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्पीकर को इस केस में फैसला देने के लिए कहा। बाद में हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर पर रोक लगा दी। फिर बीआरएस इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले गई और सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया। 31 जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को 3 महीने के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला देने के लिए कहा। 30 अक्टूबर 2025 में 3 महीने पूरे हो गए हैं पर स्पीकर ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है। इसके बाद 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये लास्ट ऑर्डर दिया है। आइए समझते हैं इस केस के बाद हमको क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आर्टिकल 122 पार्लियामेंट के लिए है और आर्टिकल 212 जो कि हमको विधानसभा के लिए देखने को मिलता है उसके तहत ही स्पीकर को कोर्ट से इम्यूनिटी दी जाती है। यहाँ पर इन एक्ट के तहत पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में हुई प्रोसीडिंग्स के लिए स्पीकर पर कोर्ट केस नहीं चल सकता। पर अभी के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाने की बात कही है। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया है जिसके बाद स्पीकर पर ऐसे केस लग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब स्पीकर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला देता है तब स्पीकर एक ट्राइब्यूनल की तरह काम करता है जिसे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे केस में आर्टिकल 122 और 212 के तहत मिली हुई इम्यूनिटी यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। चलिए अब समझते हैं आखिरकार एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। इस लॉ को 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के तहत लाया गया था। इस लॉ को 10th शेड्यूल में जोड़ा गया। इस लॉ का उद्देश्य भारत में डिफेक्शन यानी कि दल बदल को रोकना। इसमें जो भी डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस होते हैं उन पर फैसला हाउस के स्पीकर द्वारा लिया जाता है। आइए अब देखते हैं कि कब डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई होता है। अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी की मेंबरशिप खुद छोड़ता है तो उस पर डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई होता है। पार्टी द्वारा बताए गए व्हिप यानी कि ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कोई वोट देता है या फिर एब्सेंट होता है तो ही अप्लाई होता है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीतने के बाद तुरंत कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने पर, यदि कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के अंदर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, यदि कोई इलेक्टेड मेंबर अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, इन सब केसेस पर हमको डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई होते हुए दिखता है। आइए देखते हैं इसमें एक्सेप्शन क्या है। इस पूरे एक्ट में एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उन मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसे केस में उसे पॉलिटिकल पार्टीज़ का मर्जर माना जाता है ना कि डिफेक्शन। तो ये एक एक्सेप्शन भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये है पूरी कहानी एंटी डिफेक्शन लॉ की और पादी कौशिक रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना केस की। तो यहाँ पर हमने डिस्कस करा एंटी डिफेक्शन लॉ और उससे संबंधित केसेस को।
तो यहाँ पर हमने 20 नवंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अब समय है रिवीजन का, तो आइए 19 नवंबर के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, चर्चित खिलाड़ी जाह्नवी जिंदल किस खेल से संबंधित है? जाह्नवी जिंदल फ्री स्टाइल स्केटिंग से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन, सेनकाकू द्वीप समूह किन दो देशों के बीच एक विवादित द्वीप है? तो फ्रेंड्स, ये विवादित है जापान और चाइना के बीच में। थर्ड क्वेश्चन, 2025 एटीपी फाइनल्स के विजेता कौन है? तो ये इस खिताब यहाँ पर जीता है यानिक सिनर ने। फोर्थ क्वेश्चन, मरम जनजाति भारत के किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है मणिपुर में। फिफ्थ क्वेश्चन, अजय वॉरियर 2025 अभ्यास किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? ये इंडिया और यूके के बीच में एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। सिक्स्थ क्वेश्चन, सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये स्थित है जापान में। सेवन क्वेश्चन, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 नवंबर को। एट्थ क्वेश्चन, 2026 में होने वाले पहले ग्लोबल बिग कैट्स समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी भारत करेगा। राइट आंसर इंडिया। नाइन्थ क्वेश्चन, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं? तो फ्रेंड्स, ये दिए जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर के लिए। टेंथ क्वेश्चन, फ्रांस द्वारा भारत के किस आर्ट डायरेक्टर को ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स शेवेलियर अवार्ड दिया गया? ये अवार्ड दिया गया है ठोठा थरानी को। तो यहाँ पर हमने 19 नवंबर के करंट अफेयर्स रिवाइज कर लिए हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। पहले कल के क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? विच मेटल रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? राइट आंसर मरकरी। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तीसरा क्वेश्चन, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो यहाँ पर सैटर्न के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, यानी कि मून सबसे ज़्यादा किसके हैं? सैटर्न के हैं। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरबन साझा करता है? इंडिया शेयर्स द सुंदरबन फॉरेस्ट विथ विच नेबरिंग कंट्री? सेकंड क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? अकॉर्डिंग टू द इट्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया? थर्ड क्वेश्चन, नेटवर्क के टाइप के संदर्भ में CAN का क्या अर्थ है? विथ रेफरेंस टू द टाइप ऑफ नेटवर्क CAN स्टैंड्स फॉर? ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो यहाँ पर हमने 20 नवंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे कल फिर एक बार और डिस्कस करेंगे 21 नवंबर के करंट अफेयर्स को। जब तक के लिए सबको टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।